सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है वो अपन पिछले वीडियोस तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं, डिटेल में उनको समझ चुके हैं। आज भी अपना टॉपिक वही रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें अपन कुछ ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है उस कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में जो OH समूह वाला भाग कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में कार्बन और OH के मध्य जो बंध है उसके विदलन, उसके क्लीवेज वाली अभिक्रियाएं अपन डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं PCl3 के साथ अभिक्रियाएं। आप वैसे तो समझ गए होंगे, अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो ये अभिक्रिया निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने ये अभिक्रिया पीछे भी 2 या 3 बार पढ़ चुके हैं। क्या होता है PCl3 के साथ अभिक्रिया में? वे सब यौगिक जिनमें OH समूह पाया जाता है उनकी अभिक्रियाएं अगर PCl3 के साथ करवाते हैं तो जहां पर OH जुड़ा हुआ है वो OH तो हट जाता है और उसकी जगह Cl लग जाता है। तो देखिए जैसे अपन उदाहरण लें, RC≡OH, ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? PCl3 के साथ करवा रहे हैं। तो क्या होगा, जहां OH है वहां Cl लग जाता है, ये Cl लग गया। और साथ में अभिक्रिया जब PCl3 के साथ करवाई जाती है तो सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? H3PO3 प्राप्त होते हैं। चूंकि इसमें PCl3 में 3 Cl है तो इसके 3 अणु और बनने वाले भी 3 अणु ही प्राप्त होते हैं। तो 3 OH तो फास्फोरस से जुड़ गए और 3 Cl है वो इन 3 अणुओं के साथ जुड़ गए और ये क्या बन गया? एल्केनोइल क्लोराइड। एल्केनोइल क्लोराइड का निर्माण इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं। PCl5 के साथ अभिक्रिया, ये भी अपन पहले कई बार पढ़ चुके हैं, यहाँ पे फिर पढ़ रहे हैं। RC≡OOH प्लस PCl5। तो चाहे PCl3 के साथ अभिक्रिया कराओ चाहे PCl5 के साथ अभिक्रिया कराओ, अगर अभिकारक के अणु में जहां OH समूह जुड़ा हुआ है वहां पर Cl जुड़ जाता है। यह है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा? वही OH की जगह आप क्या जोड़ दो? Cl, और सह उत्पाद के रूप में POCl3 प्लस HCl निकल जाता है। ये HCl के साथ ऑक्सीजन है वो POCl3 के रूप में और एक Cl है वो इस कार्बन पर जुड़ जाता है OH समूह की जगह। तो क्या बन गया? एल्केनोइल क्लोराइड बन गया। तो PCl3 और PCl5 दोनों में एक जैसे ही मुख्य उत्पाद बन रहे हैं, लेकिन PCl3 में हमेशा सह उत्पाद के रूप में क्या मिलता है? H3PO3, और PCl5 अगर आप लेते हैं तो सह उत्पाद के रूप में मिलता है POCl3 प्लस HCl। तीसरी अभिक्रिया देखिए, SOCl2 के साथ अभिक्रिया। सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो क्या होगा? वही सेम रिजल्ट, जहां OH है कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस SOCl2, जहां OH जुड़ा हुआ है वहां पे Cl आ जाता है। RC≡OCl प्लस SO2 प्लस HCl।
SO2 और HCl दोनों गैसें हैं, तो इनको निष्कासित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अपने आप निष्कासित हो जाएंगे। तो जो उत्पाद है उसकी अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। तो इसमें भी एल्केनोइल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया से वही सेम उत्पाद मिल रहे हैं जो PCl3 और PCl5 के साथ अभिक्रिया से मिलते हैं। यह अभिक्रिया अगर आपको ध्यान आ रही हो तो अपने अल्कोहल में भी पढ़ा था, एल्किल हैलाइडों में भी इस तरह की अभिक्रिया पड़ी थी, लेकिन वहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल की जगह क्या था, एल्कोहल था, ROH था। ROH के होने से यहाँ पे RCl बना था और उस अभिक्रिया क्या नाम था, डार्जेन अभिक्रिया। अगर आपको ध्यान हो तो नाम वाली अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे अल्कोहल हो तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, डार्जेन अभिक्रिया हो जाती है। तो ये इस तरह से PCl5, PCl3 और SOCl2 के साथ में एक जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए अभिक्रिया एस्ट्रिफिकेशन। मतलब एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण में क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया तन्नु खनिज अम्लों की उपस्थिति में एल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इसे अपन एस्ट्रीफिकेशन या एस्ट्रीकरण कहते हैं। किसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, किससे करवा रहे हैं, एल्कोहल से करवा रहे हैं। ये है एल्कोहल। एल्कोहल में जो एल्किल समूह है उसको मैंने R- लिख दिया ताकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल समूह से अपन डिफ्रेंशिएट कर पाए। और तनु खनिज अम्ल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब इसमें देखिए एक खास बात है, इस अभिक्रिया में जल के अणु का निष्कासन होता है। जल के अणु का निर्माण कैसे होगा, एल्कोहल में तो H+ और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से ये OH इस तरह से निकलेंगे। आप ऐसे नहीं करेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में से तो H ले लें और एल्कोहल में से OH ले लें, ऐसा नहीं है। रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन को प्रयुक्त करते हुए इसकी क्रियाविधि देखी गई थी और उसमें क्या देखा गया कि जो जल में ऑक्सीजन आता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राप्त होता है। H2O, देखिए ऑक्सीजन है ना जल के अंदर, ये ऑक्सीजन एल्कोहल में से आया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में से प्राप्त हुआ, तो ये देखा गया कि ये ऑक्सीजन किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल में से OH समूह और एल्कोहल में से H हाइड्रोजन मिलकर H2O बनाते हैं। तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O OR', RC डबल बॉन्ड O OR', ये एस्टर बन गया और प्लस H2O, जल का अणु निकल जाता है। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं, साथ में जल के अणु का निष्कासन होता है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं जैसे एल्केनोइल हैलाइड है, जैसे यहाँ बनाया अपन ने 3 अभिक्रियाओं में, यहाँ एस्टर बनाया, आगे अपन एनहाइड्राइड एमाइड बनाएंगे। ये सब क्या है, ये अम्ल के व्युत्पन्न हैं, अम्ल से प्राप्त होने वाले मुख्य उत्पाद हैं। तो इनको अपन अम्ल के व्युत्पन्न कहते हैं। और अम्ल के व्युत्पन्नों से वापिस कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनाया जा सकता है। ये अपन ने कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियों में डिटेल में पढ़ा है। जितने भी अम्ल के व्युत्पन्न हैं इनसे अपन वापिस कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं, ये अपन ने संश्लेषण विधियों में पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए आप, एल्केनोइक एनहाइड्राइड का निर्माण। एनहाइड्राइड मतलब जल के निष्कासन से बनने वाला। तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड का निर्माण कैसे करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 या P2O5 की उपस्थिति में या उनके साथ गर्म करने पर जल के निष्कासन से एल्केनोइक एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। यह भी एक मुख्य क्रियात्मक समूह है। देखिए कैसे, RC डबल बॉन्ड O OH प्लस HOC डबल बॉन्ड O R, गर्म कर रहे हैं अपन, या तो
सांद्र H2SO4 लेंगे या आप क्या लेंगे P2O5 की उपस्थिति में आप अगर इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, दो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं के मध्य से जल के एक अणु का निष्कासन होगा। तो जल का एक अणु देखिए निकल रहा है -H2O, और क्या बन गया, अपन इधर से जोड़ते चले जाएंगे, ये R, ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा O C डबल बॉन्ड O R, ये एनहाइड्राइड है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड इसको कहते हैं। तो इस तरह से ये जल के अणु के निष्कासन से बना है। एल्केनोइक एसिड्स के मध्य अभिक्रिया में जल के अणु का निष्कासन हुआ है, इसीलिए इसको एल्केनोइक एनहाइड्राइड कहते हैं। एल्केनोइक तो आया है इस एल्केनोइक अम्ल से, और चूंकि जल के निष्कासन से बना है इसलिए इसको एनहाइड्राइड कहते हैं। नेक्स्ट है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें दो प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना है। एक तो इसमें एल्केन नाइट्राइल बन सकता है, एक एमाइड बन सकता है। देखिए कैसे बनेगा। तो नेक्स्ट अभिक्रिया है इसकी NH3 अमोनिया के साथ अभिक्रिया। देखिए क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्लस NH3 मतलब अमोनिया। अमोनिया क्षारीय प्रकृति का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति का है। तो पहले इसमें क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस। हुआ क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल ने H प्लस निष्कासित किया और किसको दे दिया, इस अमोनिया को दे दिया। तो यहां से H प्लस निकला तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन पे माइनस आ गया। ये H प्लस है, इस नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर के साथ में जुड़ गया। तो H प्लस ने क्या किया, नाइट्रोजन के साथ तो जुड़ ही गया, लेकिन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो नाइट्रोजन पर जुड़ने से नाइट्रोजन पर 4 हाइड्रोजन हो गए और इलेक्ट्रॉन के जाने से इस पे प्लस आ गया। तो ये क्या बन गया, लवण बन गया अमोनियम कार्बोक्सिलेट। अमोनियम कार्बोक्सिलेट का निर्माण हो गया इसमें, ठीक है, क्योंकि ये अमोनियम धनायन है और एक कार्बोक्सिलेट है, ये ऋणायन है, इनके मध्य इस तरह से आकर्षण बल हो जाता है। इसको जब फिर गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तब क्या होगा, देखिएगा ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर उपस्थित 2 हाइड्रोजन जल के रूप में निकल जाते हैं। ये देखिए, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर उपस्थित 2 हाइड्रोजन, तो RC डबल बॉन्ड O, इस कार्बन से सीधे नाइट्रोजन जुड़ गया और उस पर 2 हाइड्रोजन बच गए। 2 तो जल के रूप में निकल गए और 2 बच गए, ठीक है। तो ये बन गया एमाइड, एसिड एमाइड। यहां पे ये कौन सा एसिड अमाइड है निर्भर करेगा यहाँ एल्किल समूह कैसा है। जैसे मान लो यहाँ R की जगह CH3 होता, मेथिल समूह होता, तो इसको अपन कहते हैं एसिटामाइड या इथेन एमाइड, इसको अपन बोल देते हैं। तो यह है एसिड अमाइड। अब इस एसिड अमाइड को अगर आप P2O5 के साथ गर्म करें, RC डबल बॉन्ड O NH, देखिए इस नाइट्रोजन पर उपस्थित दोनों हाइड्रोजनों को मैंने इस तरह से लिख दिया। ये क्या है, एसिड एमाइड। इसको अगर आप P2O5 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ से देखिए C डबल बॉन्ड O में जो ऑक्सीजन है वो और नाइट्रोजन पर उपस्थित 2 हाइड्रोजन H2O के रूप में निकल जाते हैं, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बंध पहले से ही था। कार्बन पर उपस्थित डबल बॉन्ड ये, नाइट्रोजन पर उपस्थित 2 हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के भी 2 बंध टूट गए, कार्बन के भी 2 बंध टूट गए। तो कार्बन
और नाइट्रोजन के बीच में दो नए बंधों का निर्माण हो जाता है और क्या बन गया, एल्केन नाइट्राइल, जिसको आप एल्किल साइनाइड भी कह सकते हैं। एल्केन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड भी इसको आप कह सकते हैं। तो देखिए अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाने से आप एसिड एमाइड भी बना सकते हैं, जिससे फर्दर आप P2O5 के साथ गर्म करके एल्किल साइनाइड का निर्माण भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये अभिक्रियाएं, अगर आप इनको थोड़ा ढंग से पढ़ते रहें। जो जितने भी चैप्टर हैं उनमें जितने भी आपने ये टीचिंग वीडियो देखे हैं उनको क्रम से देखें आप, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह से देखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाती है केमिस्ट्री। नेक्स्ट देखिए आप, कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण। कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का निर्माण। ये अभिक्रिया वैसे अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं क्यों बार बार कहता हूं कि ये वीडियोस देखने से आपके लिए केमिस्ट्री आसान हो जाती है, क्योंकि देखिए ये अभिक्रिया अपन एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, तो ये अभिक्रिया निश्चित रूप से आपको आती है। यहां तो उसका सिर्फ एक प्रकार से रिवीजन ही हो रहा है, ठीक है। तो हर अभिक्रिया रिपीट हो रही है, पिछले चैप्टर में जो अभिक्रिया पढ़ी वो आगे आने वाले चैप्टर में पुनः आती है, किसी भी रूप में आए चाहे। अब कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण कैसे करते हैं, वो करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, शुष्क आसवन द्वारा। शुष्क आसवन के द्वारा अपन इन कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करेंगे। अब इसमें देखिए अपन एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले अपन ले रहे हैं कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन, कैल्शियम फॉर्मेट देखिए क्या है, HC≡O। इस तरह से अपन जानते हैं जो कैल्शियम होता है उसकी संयोजकता का मान कितना है, 2। तो वो 2 फॉर्मेट आयनों के साथ HCOO- के साथ जुड़ा रहता है, तो ये है कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट, इसका जब आप शुष्क आसवन करते हैं, शुष्क आसवन मतलब इसको जब आप गर्म करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये कैल्शियम इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में निकल जाता है, CaCO3, 3 ऑक्सीजन, ये कार्बन, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ने से देखिए क्या बना, HC≡O तो है ये, और उसके साथ में H जुड़ गया, और साथ में क्या निकला, CaCO3। अब ये HCHO, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण हो गया, ठीक है। अब आप देखिए इसी अभिक्रिया से आगे वाली अभिक्रिया सीखिए आप। यहां H की जगह अगर CH3 हो या कोई एल्किल समूह हो, तो ये क्या, अगर CH3 है तो इसको बोलेंगे कैल्शियम एसीटेट, और यहां CH3 है तो यहां CH3 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एसीटोन। समझ गए आप। तो नेक्स्ट अपन शुष्क आसवन किसका करने जा रहे हैं, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन, या कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का शुष्क आसवन, मतलब कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा अन्य कोई लवण है उसका शुष्क आसवन करेंगे तो कीटोन बनेगा। तो दूसरे प्रकार का जो शुष्क आसवन है वो क्या है, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन।
सिंपल सा है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस H की जगह CH3 लगा रहा हूँ। तो CH3 इधर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये है कैल्शियम। तो ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट। और इसका अपन क्या करने जा रहे हैं, शुष्क आसवन करने जा रहे हैं। है ना। तो क्या होगा, वही यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट निकला, यहां पर भी कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, इस तरह से ये निकला CaCO3 और ये CH3 इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CaCO3 मतलब क्या बन गया, एसीटोन बन गया। और अगर इस CH3 समूहों के अलावा कोई दूसरा एल्किल समूह होता और कोई श्रृंखला होती तो कोई यहाँ पे कीटोन बन जाता। जो भी यहाँ पे एल्किल समूह होगा वो यहाँ पे आ जाएगा कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ। तो इस तरह से कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से अपन एसीटोन बना सकते हैं। अब तीसरे प्रकार से देखिए अपन आसवन कैसे करते हैं। कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम एसीटेट के साथ मिलाकर उसका अगर शुष्क आसवन किया जाए तो क्या बनेगा, तो बनेगा एसिटैल्डिहाइड, क्योंकि इससे फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, उससे एसीटोन बन रहा है। अगर अपने को एसिटैल्डिहाइड बनाना हो तो क्या करें, कैल्शियम फॉर्मेट व कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण का शुष्क आसवन, दोनों को मिलाकर फिर अपन इसका शुष्क आसवन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O HC डबल बॉन्ड O ये कैल्शियम, तो ये क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट। दोनों के मिश्रण का अपन क्या कर रहे हैं, शुष्क आसवन कर रहे हैं, ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं। तो देखिए क्या निकलेगा, यहां से कैल्शियम CaCO3 हो गया ना, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम ये इस तरह से CaCO3, ये CH3 है, ये इस कार्बन से, ठीक है। तो देखिए क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड OH दो अणु प्लस CaCO3 मतलब एसिटैल्डिहाइड के दो अणु बन गए। एसिटैल्डिहाइड के दो अणु इस तरह से प्राप्त हो जाते हैं। देखिए एक तो ये H इस कार्बन से जुड़ गया और ये CH3 इस C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से जुड़ जाता है। तो दो अणु एसिटैल्डिहाइड के बनते हैं, साथ में दो अणु ही कैल्शियम कार्बोनेट के निकलते हैं। तो शुष्क आसवन के द्वारा अपन कार्बोनिल यौगिक बना सकते हैं। कैल्शियम फॉर्मेट का अगर अपन शुष्क आसवन करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा अन्य किसी भी कैल्शियम ऑक्जेलेट का या किसी भी अन्य अम्ल के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन करेंगे तो एसीटोन बनेगा या फिर कोई भी अलग कीटोन बनेगा। और अगर कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण का शुष्क आसवन करेंगे तो एसिटैल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो ये वो अभिक्रियाएं थी जिसमें कार्बन और OH वाले ऑक्सीजन के मध्य बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं अपन ने डिटेल में यहाँ पे देखी।
नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य बंध के विदलन वाली अभिक्रियाओं में क्या होता है। उसमें देखिए अपन इसकी अम्लीय प्रकृति को डिटेल में पढ़ेंगे। इसको अम्लीय प्रकृति कैसी है, फिनोल के साथ, एल्कोहल के साथ तुलना भी करेंगे, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं वो भी अपन डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को पढ़ें, इनका रिवीजन करें, अच्छे से समझें, ताकि आगे वाला वीडियो है आपको ढंग से समझ में आए। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।